हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश के 52 जिलों की हम यात्रा करने वाले थे और इसी श्रृंखला में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उमरिया जिले की यात्रा के बारे में। उमरिया जिले में देखेंगे क्या है कैसा है सारी चीजें, जहां से आपको क्वेश्चन जो रहे मध्य प्रदेश के बन जाए। तो भाई ये रेड रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ये है उमरिया। क्या है उमरिया? कमरिया अलग चीज है ना, ये उमरिया है। उमरिया आप देखोगे तो शहडोल है इसके बगल में, ऊपर सतना भी लगता है ना। इधर आप जाएंगे तो भैया ये आपका नरसिंहपुर है, और यहां जाओगे नीचे तो भैया ये आपका अनूपपुर है, और ठीक है मंडला भी पड़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, डिंडोरी है, सॉरी मंडला नहीं, कटनी और डिंडोरी, वो नरसिंहपुर आ गया। चलो, जिले का नाम क्या है? उमरिया। 2 सितंबर 1998, क्या 2 सितंबर 1998 को गठन हुआ था इसका। और भैया बांधवगढ़ तहसील है ये। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। सबसे ज्यादा जो बाघ है यहीं पाए जाते हैं पूरे भारत में। ठीक है, चलिए मानपुर हो गया, पाली हो गया, बिलासपुर हो गया, नौरोजाबाद है, चंदिया है और करकेली है। ये सभी की सभी तहसीलें हैं उमरिया जिले की। उमरिया जिले के साथ सीमाओं की अगर बात करें तो भैया सतना लगता है। अगर बात करें तो ये ऊपर देख पा रहे हो, ये सतना है। शहडोल की बात करें तो पूर्व में पूरा शहडोल है। डिंडोरी आप देखेंगे तो दक्षिण में डिंडोरी है। कटनी जो है वो भैया ये यहाँ पे पश्चिम में पड़ जाती है कटनी, है ना। अनूपपुर ये है आपका। तो भाई ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड है और कोई समस्या है नहीं, किसी दूसरे राज्य से सीमा नहीं लगती है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 6,44,758 ये टोटल जनसंख्या हुआ करती थी उमरिया जिले की। और साक्षरता दर की बात करें तो 65.90%, मतलब लगभग 66%, जो कि ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बढ़ जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। उमरिया जिला जो है शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। शहडोल संभाग जो है 10वां संभाग है मध्य प्रदेश का, जो 2008 में गठित किया गया था। इसके अंतर्गत शहडोल में 3 जिले आते हैं संभाग, है ना, और इसका मुख्यालय शहडोल जिला ही है। तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो शहडोल मुख्यालय हो जाएगा, फिर उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, सो भाई उमरिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, ये उमरिया जिला है। चलिए आगे बड़े। इतिहास की अगर बात करें तो 1998 में इसको अलग किया गया था। ठीक है, सो ये शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। किससे? शहडोल जिले से अलग करके 2008 में इसको बनाया गया था। अनूपपुर भी शहडोल से ही बना है। ठीक है, तो भैया अलग था। उमरिया पर लोधी राजपूत, है ना, लोधी राजपूत जो मालगुजार हुआ करते थे, उनका शासन हुआ करता था भैया लोधी राजपूत वंश का। लोधी राजपूत परिवार से लक्ष्मी नारायण का मंदिर इन्होंने बनवाया है राजपूत परिवार ने। उमरिया के घने जंगल और बाघ के कारण हमेशा कई राजकुमार और राजाओं के लिए यह जगह बहुत पसंदीदा रही है। क्यों भैया? क्योंकि घने जंगल है और घने जंगल में शिकार करोगे और शिकार में बड़े जानवर हैं, क्योंकि जितने बड़े जानवर को आपने शिकार किया उतना ही आप राजा हो ना भाई, बड़ा जानवर तो देखना पड़ेगा। तो बाघ है ही, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंदीदा शहर हुआ करता था। बांधवगढ़ के घने जंगल जो है रीवा के बघेल महाराजाओं के लिए यहाँ पर आखेट किया करते थे वो लोग। शिकार का केंद्र यही हुआ करता था। बांधवगढ़ के जंगल जो है उमरिया के अंतर्गत पढ़ते थे वो। चलिए तहसील की बात करें तो भाई 7 तहसीलें हैं। बांधवगढ़, मानपुर, पाली, बिलासपुर, नौरोजाबाद, चंदिया, करकेली। ठीक है, सो ये 7 तहसीलें हैं किसकी? उमरिया जिले की। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो भाई 4548, क्या 4548 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है उमरिया जिले का। और भाई यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून को छोड़ दें तो इस जिले की जलवायु में गर्मी और सामान्य सूखापन रहता है। उमरिया जिले में वार्षिक वर्षा की अगर बात करी जाए तो भैया लगभग 124 बल्कि 125 मान लो, 125 सेंटीमीटर या 1248.8 मिलीमीटर यहाँ की वार्षिक वर्षा हुआ करती है। NH43 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहां से निकलता है, इससे जुड़ा हुआ है उमरिया से। यहां से होकर अगर नदियों की बात करें तो भैया सोन नदी है, जोहिला है और छोटी महानदी है। ठीक है, सोन, जोहिला, छोटी महानदी यहां से उमरिया जिले से निकलती है। कृषि की बात करें तो भैया यहां पर धान, चूंकि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी का क्षेत्र है उमरिया, तो भाई धान मिल जाएगा। मक्का, गेहूं, राई, चना और अरहर, ये सभी के सभी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो यहां पर उत्पादित करी जाती हैं। आगे बात करें जनजातियों की तो गोंड कुटी कुल की
एसटी आबादी के 40% के लिए सबसे बड़ा आदिवासी समूह जो है वो यहाँ पे गौंड जनजाति के लोग बनाते हैं, और अन्य जनजातियों में बैगा और कोल भी यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? उमरिया जिले की जनजातियों के अंतर्गत। आगे बात करें वनों और वन्य जीव संपदा की, तो वनों से उपजाऊ जलाऊ इमारती लकड़ी जो है वो, और साथ ही साथ बीड़ी पत्ता जो होते हैं ना, बीड़ी बनाने के लिए जो बीड़ी पत्ते यूज किए जाते हैं, उनका संग्रह यहाँ पर करा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो ये बहुत फेमस है, इसकी याद रखना है आपको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या भाई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में 448.84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सबसे ज्यादा बाघ का घनत्व पाया जाता है, यानी इस कम क्षेत्र में बाघ ज्यादा पाए जाते हैं, तो वन में बाघ घनत्व के लिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जाना जाता है। 1968 में इसको स्थापित किया गया था। भाई कब किया गया था? 1968 में स्थापित किया गया था, और 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल कर दिया गया था। यह 32 समझते हैं ना, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ पूरा का पूरा बांधवगढ़ क्षेत्र है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, और इसमें बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रभावित होती है, ठीक है ना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरण गंगा नाम से जो नदी है वह प्रवाहित होती है, बीचों बीच से निकलती है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें चार्जर ये बाघ का नाम था, नर बाघ हुआ करता था, और सीता ये मादा बाघिन हुआ करती थी। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बाघ हुआ करते थे, हालांकि एक्सपायर हो गए हैं, याद रखिएगा। इनके लिए चार्जर पॉइंट भी बनाया गया था। क्या भाई? चार्जर पॉइंट, चार्जर बाघ के नाम पर, जहां पर वो देखा जाता था वहां से, तो चार्जर पॉइंट नाम पे यहाँ पे देखा जाता था ये बाघ, और ये फेमस थे, हालांकि ये एक्सपायर हो गए हैं, है ना। और कबीर चौरा नामक स्थल भी है, यही इसी उद्यान की पहाड़ी पर, है ना। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी पहाड़ी पर कबीर चौरा नाम स्थान भी है। 2018 में यहाँ पर सुंदरी नामक जो बाघिन थी, उस बाघिन को उड़ीसा के 7 कोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था, भेज दिया गया था। और अगर बात करें खनिज संपदा और उद्योगों की, तो भाई आय के मुख्य स्रोतों में खनिज, हालांकि कृषि संपदा भी है, वन्य संपदा और खेती, ये तीन ही प्रमुख हैं जो यहाँ पे मुख्य स्रोत है आय का उमरिया जिले की। जिले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज जो पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, और इसलिए जिले में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, है ना, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECFL, ये नौरोजाबाद में है। इसके द्वारा 8 खदानें यहां पे संचालित करी जा रही हैं कोयला निकालने के लिए। उमरिया जिले में लाख का उत्पादन भी होता है, लाख करोड़ वाला लाख नहीं, लाख जो है वो वृक्ष है, उससे ये वन संपदा है, लाख जो कत्था बनाने के लिए यूज करी जाती है, तो वो निकाला जाता है, ठीक है। भाषा की बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्र है भाई, तो बघेली भाषा जो है मुख्य बोली के रूप में है। मेलाओं में बात करें तो मणिबाग में कलचुरी कालीन शिव जी का प्राचीन मंदिर है, और इस पर ही प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे मणिबाग का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिबाग का मेला स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो भाई ये तो प्रमुख है ही, बांधवगढ़ का किला, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, उमरिया टाउन है, चंदिया है, पाली वीर सिंहपुर है, बड़ेरी है, मानपुर है, मंथार बांध है, जो वीर सिंहपुर जलाशय के नाम से फेमस है भैया। बांधवगढ़ का किला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क भी इधर ही स्थित है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की बात चल रही है, उस पर बने किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सा? ये बांधवगढ़ किला है। रीवा की राजधानी बनने से पहले बघेलखंड पर शासन यहीं से होता था, मतलब बांधवगढ़ ही राजधानी हुआ करता था। रीवा जो राजवंश था, पूरा क्षेत्र था, बघेलखंड रियासत हुआ करती थी, तो भैया वो बांधवगढ़ ही पहले यहां से क्या है पूरा का पूरा शासित किया जाता था, राजधानी बांधवगढ़ ही हुआ करती थी। 1597 की बात है, उस समय भैया अकबर हुआ करते थे, मुगल एम्परर, है ना। तो अकबर ने अपने एक सरदार पालदास को एक बड़ी सेना के साथ भेजा था इस किले पर कब्जा करने के लिए। 8 महीने 5 दिन का घेराबंदी के बाद फिर बाद में बांधवगढ़ के किले को जीत लिया गया था। लगभग 2000 साल पुराना ये बांधवगढ़ किले का निर्माण रीवा रियासत के राजा व्याघ्रदेव द्वारा किया जाने की जानकारी जो है वो मिलती है ना, मतलब जीर्णोद्धार किया गया होगा, ठीक है। इसका उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि 2662 फीट ऊंचे, क्या 2662 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित इस प्राकृतिक किले का भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने भाई लक्ष्मण को क्या कर दिया था, ये किला जो है भेंट में दे दिया था, उपहार में। ठीक है, जोहिला नदी की बात करें तो भैया प्रमुख नदी है जोहिला नदी, जो सहायक नदी है सोन नदी की। जोहिला नदी सोन की मुख्य सहायक नदी है और यह सुंदर जलप्रपात भी बनाती है। तो भैया ये घूमने लायक जगह है। बांधवगढ़ का किला आप देख पा रहे होंगे भैया, ये मशहूर किला है, बहुत ही फेमस किला है। पाली बीर सिंहपुर में ये मंदिर है भैया, ये देखिए कितना बढ़िया भव्य मंदिर है। मंथार बांध है यहाँ पर, बीर सिंहपुर जलाशय इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, उमरिया में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में तो भैया सबसे ज्यादा घनत्व है बाघों का, और आपस में लड़ाई में बहुत सारे शेर मारे जाते हैं, बाघ मारे जाते हैं, शेर नहीं। ठीक है, प्रमुख तथ्यों की बात करें तो शहडोल जिले से 1998 में इसको अलग करके जिला बनाया गया था, और उमरिया जिला जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ के किले के लिए भी फेमस है। साथ ही साथ इस जिले में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है। किसका? लाख का उत्पादन किया जाता है। बांधवगढ़ दुर्ग बंधो नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए बांधवगढ़ बोला जाता है। दरवाजे को कर्ण द्वार कहते हैं, इस किले के दरवाजे को कर्ण द्वार, है ना। इसमें चमत्कारी योगी की समाधि भी है और क्षीर सागर भी है, जिससे निकलने वाली छोटी सी नदी है उसको चरण गंगा कहा जाता है। ये नदी क्या नहर है बल्कि, ठीक है, चरण गंगा कह दिया जाता है। उमरिया में लोधी राजपूत राजाओं के द्वारा बनवाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जो बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि बांधवगढ़ किले को टीपू सुल्तान भी जीत नहीं पाया था, हालांकि बाद में, मतलब पहले तो अकबर ने जीत लिया था, बाद में टीपू सुल्तान, है ना। साल वन के वृक्ष यहाँ पर ज्यादातर पाए जाते हैं, वनों में साल वृक्ष, ठीक है। और पनपठा और जाहिला ये क्षेत्र हैं जो कोयला क्षेत्र कहलाते हैं, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पर कोयला खदानें हैं जिससे कोयला निकाला जाता है। उमरिया जिले में प्रमुख खनिज क्या है? कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रमुख खनिज कोयला है, और वन संपदा की बात करें तो लाख सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो भाई ये रही छोटी सी हमारी यात्रा इस उमरिया जिले की, और भाई उमरिया जिले के बाद हम अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।